जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसी क्रम में पाकिस्तान के आगे आईएमएफ ने ऐसी गंभीर शर्तें रख दी हैं जिसकी पूर्ति करते करते पाकिस्तान की जनता का निचोड़ निकल जाएगा, कहीं ना कहीं इनका खून चूसा जाएगा। तो कैसे आज ये पाकिस्तानी डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो कैसे एग्री हो गए पाकिस्तान में महंगाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर चीज जो घरेलू रसोई में यूज आने वाली है वो हर दिन आसमान को भाव उसके छूते जा रहे हैं। सब्जियों के रेट आसमान को छूते जा रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो अब आगे आईएमएफ का कंडीशन इम्प्लीमेंट होगा वो और ज्यादा खौफनाक मंजर पाकिस्तान में लाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने आज तक इस तरफ ध्यान कभी नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मलाई के चक्कर में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ध्यान रखा है हमेशा से। तो ये जनता का निचोड़ निकालने में लगे और आईएमएफ से ऊपर पहुंच गए पाकिस्तान पे। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट कैसे डिस्कशन कर रहे हैं और कैसे खौफनाक मंजर की, महंगाई के खौफनाक मंजर की तैयारी में पूरे पाकिस्तान को झोंक दिया है, क्योंकि अब महीने दर महीने वहां महंगाई बढ़ने वाली है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दुनिया में हमारी तो पहले दिन से है। अब हम देख रहे हैं मिनी बजट लाया जा रहा है, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं, और फिर सब्सिडीज विदड्रॉ की जा रही हैं। प्राइसेस का मामला आपके सामने है, पेट्रोल का एक हड़ताल भी आ रही है। ये कैसी इकोनॉमिक आउटलुक आपको लग रही है? कोई हम इससे निकल पाएंगे या ये एक लॉन्ग इकोनॉमिक विंटर है? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हालात जो काफ़ी ख़राब हो चुके थे, ख़ास तौर पे कोविड के बाद, अलबत्ता हमारी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की और हालात को संभाला। कुछ हद तक हमने पिछले साल रिकवरी भी देखा, मगर अब जबकि बैनुल अक़वामी हालात में तब्दीली आ रही है और वहाँ वैक्सीनेशंस का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि हालात मामूल तक पहुँच गए हैं और कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। अब आप ये देखिए कि तेल की कीमत 40 से बढ़कर $80 फी बैरल तक पहुंच गई। इसके नतीजे में हमारे यहाँ अफरात ज़र में इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पे रुपये की जो गिरावट है वो पिछले 3-4 महीने से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और अल्लाह के फजल से कुछ कम हुई। पिछले 2-3 दिन फिर से गिरी है आज। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो शरायत हमने माने हैं आईएमएफ के प्रायर एक्शंस जिसे कहते हैं, वो निहायत सख्त हैं। मैंने तो ज़िंदगी में कोई 20-22 आईएमएफ प्रोग्राम को स्टडी किया है आगाज़ से, और 2-3 प्रोग्राम्स को मैंने नेगोशिएट भी किया हुकूमत के लिए। मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जो 6th रिव्यू ख़त्म हुआ है और जो प्रायर एक्शंस मांगे गए हैं वो तारीख में पाकिस्तान के आईएमएफ प्रोग्राम्स का सबसे सख्त ये एक सिलसिला शुरू होने वाला है। बेशुमार आपको रिफॉर्म्स और प्रायर एक्शंस करने, कुछ का आपने खुद जिक्र भी किया है। खतरा यह है कि अफराते ज़र जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और दूसरी तरफ आपकी जो शरह नमू है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, और जो बेरोज़गारी में कुछ कमी हुई थी पिछले साल, खुदा न खास्ता उसमें और इजाफा हो सकता है। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये बेपनाह सख्त शरायत हुकूमत ने मान लिए हैं। हमारे दबंग फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं काफ़ी चीज़ें नहीं करूँगा। 6 हफ्ते नेगोशिएशंस के बाद तकरीबन हर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक तो ये फरमाएं कि आईएमएफ की इतनी सख्त शरायत क्यों मानी गई? क्या इसके बाद को और कोई अल्टरनेट था कि नेगोशिएशन में कमी हुई? और दूसरा, जो ये महंगाई का तूफान आएगा, जो कम आमदन वाले हैं उनका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं मुस्तकबिल में? पाकिस्तान ने दरअसल मार्च के महीने में जो लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया था आईएमएफ को, उसमें तकरीबन हर चीज़ मान ली गई थी कि तेल की कीमतों में इजाफा, 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी लगाया जाएगा, बिजली की निर्ख जो है 4 रुपये 95 पैसे बढ़ाया जाएगा,
आपके सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के जो मराद हैं वो सब वापस ले लिए जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। नए फाइनेंस मिनिस्टर जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं इनमें से बहुत सी चीज़ें नहीं करूँगा। IMF ने पहले ही मीटिंग में कह दिया कि भाई हमारे आपसे नेगोशिएशन नहीं होती, हमारी एक मुल्क से होती है, और उस मुल्क ने हमें खत दे दिया है, लेटर ऑफ इंटेंट, जिसमें ये सारे रिफॉर्म्स उन्होंने कहे हम करेंगे, लिहाजा आप करें। तो पाकिस्तान मार्च के बाद से फंस चुका था, जून तक कुछ नहीं किया, और अब अगले 3-4 हफ्तों में बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल लाना पड़ेगा, जिसके खिलाफ हम सख्त हैं। दूसरी तरफ आपको एक मनी बिल यानी मिनी बजट लाना पड़ेगा, और साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि अफराते ज़र की रफ्तार 2 गुना हो सकती है। अगर इस वक्त 9% है तो अगले कुछ हफ्ते महीनों में ये सारे इक़दामात लेने के बाद ये 2 गुना हो सकती है, और उसके नतीजे में जो गरीब तबका है, खाने पीने की अशिया की कीमतों में 20 से 25% इजाफा होने का खतरा मौजूद है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा। डॉक्टर साहब, आपसे ये सवाल तो थोड़ा सा सियासी बनता है। आप पाकिस्तान की जो बाइंग कैपेसिटी है, जो गरीब आदमी है, जब बिजली, गैस और अपना हुकूमत खुद महंगी करेगी तो उसके क्या आप इम्पैक्ट देखते हैं, सियासी, नफसियाती? आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी एक डिप्रेशन और एक मायूसी का शिकार? बिल्कुल होगी, और मैं ये भी कहने, आप इजाज़त दें तो कहूँगा कि बोझ जो है वो आम तबके और गरीब तबके पे डाला जा रहा है। ये सरासर गलत बात है। सेल्स टैक्स में जो मराद दिए गए थे वो इसलिए दिए गए थे कि वो ज़रूरी आइटम हैं। अब उन सब पे आप वापस लेके 17% लगाएंगे। इस वक्त हमारी कंपनियों ने प्रॉफिट बेशुमार बनाए हैं, और जो हमारा सबसे अमीर तबका है उनके हालात ये देखिए कि गाड़ियों की सेल 2 गुना हो गई, मगर इनकम टैक्स को आपने छुआ नहीं। ये किस तरह का निज़ाम है आप जो ला रहे हैं टैक्स सिस्टम? डॉक्टर, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं फिर दोबारा समझना चाह रहा हूँ, ये जो डबल अफराते ज़र आपने बोला है, इससे क्या मुराद है? मतलब इस वक्त कहा जा रहा है कि जो 100 रुपये की चीज़ है वो 9 रुपये में चली जा रही है, 9% अफराते ज़र है। जो आप बात कर रहे हैं उसका आम आदमी को क्या समझना चाहिए? तो किस तरह महंगाई ऊपर जाएगी? ज़रा थोड़ा सा ये 18% के ऊपर 18% डबल, और खाने पीने की अशिया उससे भी कुछ ज़्यादा। अच्छा मतलब डॉक्टर साहब, फिर इससे जैसे आप कह रहे हैं रोजमर्रा की अशिया की कीमतें डबल हो जाएगी, तो गरीब आदमी तो जी ही नहीं पाएगा जिसकी 25-30 हज़ार इनकम है। डू यू थिंक आने वाले महंगाई के तूफान के सामने वो खड़ा हो सके? मेरे नाचीज़ राय, और मुझे बेपनाह अफसोस से कहना पड़ता है कि जो शराइत माने गए हैं वो सरासर गलत हैं, और समझ में नहीं आता कि हमारे एक दबंग फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा था कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, वो 6 हफ्ते बातचीत चली, उसके बाद में तकरीबन पाकिस्तान हर चीज़ मान के आ गया है। डॉक्टर साहब, ये और इसके नतीजे में आप देखेंगे हर बहुत सख्त हंगामा, ये एक आपके असेंबली में भी हंगामा होगा स्टेट बैंक के लेजिस्लेशन पर। क्या हम अपने स्टेट बैंक को एक कंप्लीटली खुद मुख्तार इदारा बना देंगे? ये कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तान का इदारा है। तो ये डॉक्टर साहब, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा अगर ये खुद मुख्तार हो जाता है? डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर दी कॉमन मैन जो सुन रहे हैं आपको, उनको समझाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर खुद मुख्तार होता है तो स्टेट बैंक पे पाकिस्तान का या हमारी रियासत का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, इसका ये मतलब है? ये बिल्कुल मतलब है। और आप ये सोचिए कि आपका जो कोऑर्डिनेशन बोर्ड था वो ख़त्म हो रहा है, जो फाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव था बोर्ड में वो ख़त्म हो रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक को नॉर्मल अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना है, सिर्फ उन्हें अब अफराते ज़र पे रुझान रखना है। गरीब मुल्कों में 2 चीज़ें होती हैं जो करना पड़ता है। आपने देखा कोविड के बाद में स्टेट बैंक बड़े अच्छे फाइनेंसिंग पैकेजेस लाया जिससे हालात बेहतर हुए। अब आगे चलकर वो इस तरह की चीज़ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ अफराते ज़र के पीछे पड़े रहेंगे। वो बिल्कुल मुनासिब है, मगर साथ साथ रोजगार भी तो दें। ये ना हो कि आप बिल्कुल इकोनॉमी को जैम करके बिठा दें।
तो हम सब ये कह रहे हैं कि भाई आप पार्लियामेंट पे रिपोर्ट करना चाहिए आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। इन्फ्लेशन का टारगेट हमारा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को करना चाहिए, जिसका सरबराही प्राइम मिनिस्टर करते हैं और चीफ मिनिस्टर सब बैठते हैं। ये कौन सा निज़ाम है कि बिल्कुल अलहदा खुद मुख्तार एक इदारा, पाकिस्तान का इदारा, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कंट्रोल से बाहर हो? ये नामुनासिब है। और हम सब जो थे जून के महीने में जब पहली दफ़ा ये ड्राफ्ट आया था, हमने बहुत सख्त इसके खिलाफ बातचीत की थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, ये मेरे ख्याल में हफीज शेख साहब थे उस वक्त, और डू यू सब्सक्राइब टू ये इकोनॉमिक हिटमैन वाली जो जॉन पर्किन की थ्योरी है, तो ये हमारा बेड़ा गर्क करने आए थे जिन्होंने ये मार्च में सारी शराइत मानी और मलबा पड़ेगा सारा इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि जो आपने लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया था वो हद से ज्यादा आप झुके थे। और अलबत्ता हमारा तो ख्याल ये है कि कोई भी ऐसी अहम पॉलिसी जो है वो उसको आप प्राइम मिनिस्टर साहब के अप्रूवल के बगैर कैसे आप दस्तखत कर सकते हैं? तो यकीनन ये सारी पॉलिसीज और रिफॉर्म्स पे जो एग्रीमेंट हुए थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब और कैबिनेट के अप्रूवल के बगैर तो हो ही नहीं सकते। कि हमारे पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा नहीं है। तो हिटमैन उस वक्त होगा जब वो, जिस तरह आप स्टेट बैंक गवर्नर बन सकता है हिटमैन, उस वक्त तो फाइनेंस मिनिस्टर हैड टू रिपोर्ट टू द फेडरल कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो उनसे इजाजत लिए बगैर वो दस्तखत कैसे कर सकते हैं? तो इसमें सारी हुकूमत का इन्वॉल्वमेंट मौजूद था और है। डॉक्टर साहब, मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कर्जे के हवाले से। एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे आज के पीटीआई ने पीपल्स पार्टी और नून दोनों को मिला के उनसे ज़्यादा कर्जा लिया, और उनका एक और फिगर उन्होंने दिया कि 16,000 अरब रुपया कर्जा लिया खसारा पूरा करने के लिए। मेरा आपसे सवाल है कि ये कर्जा कहाँ पे जाता है? ये कौन सा खसारा है? ये कौन खा जाता है इतना कर्जा? ये पैसा किधर जा रहा है? ये कर्जा जाता किधर है? 16,000 अरब आपने कर्जे लिए हैं, ठीक कह रहे हैं। वो 24,000 से बढ़कर तकरीबन 40 पे आ गया है। और अब आप ये देखिए कि अगर ये पैसा हम प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें तो इसके नतीजे में हमारे यहाँ डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। आम तौर पे कर्जे इसलिए लिए जाते हैं कि उससे कैपेसिटी और इकोनॉमी की सलाहियतों में इजाफा हो। अब आप ये देखिए कि पिछले 3 साल में आपका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस का, अगर आप तीनों को मिला लें तो मुश्किल से ये 3-3.5 हज़ार अरब है। यानी कि मुश्किल से 20% जो है वो इस्तेमाल किया गया है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो और हमारी कैपेसिटी जो है लोन्स को वापस करने की बढ़े। बाकी 13,000 रोजाना के खर्चों पे गए हैं और उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो पुराने कर्जों की सूद में गया है। तकरीबन 7,000 अरब उस पे गया है और बाकी खर्चे जो हैं डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रांट्स वगैरह पे गया है। तो जो प्रोडक्टिव पार्ट है 17,000 अरब में, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सिर्फ 20% मुश्किल